किसी को भी इन्हें हाथ मत लगाने दियो, वरना सच बाहर आ जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। आखिर कमला कौन सा सच बाहर आने के बारे में बात कर रही थी? आइए जानते हैं। कमला की एक ही बहू थी, लेकिन कमला के बेटे सुमित की शादी गांव के अनपढ़ गवार से हुई थी। कमला ने बहुत ज्यादा दहेज की लालच में ये शादी करवा तो दी थी। साथ ही कमला की बहू कोयले की तरह काली थी। एक रोज कमला की पड़ोसन रजनी कमला के घर आती है। अरे कमला, मैंने सुना है तेरी बहू पेट से है, सच है क्या ये? अब जरा अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रख। किसी का तो मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुझे इस बात की खबर होनी थी। हाँ, सही सुना है तूने, मेरी बहू पेट से है। तभी कमला की बहू चंदा सास को चाय देने आती है और दोनों को साथ में बैठे देखती है। वैसे बहू तू केसर जरूर खाना, सुना है उससे बच्चे गोरे होते हैं। मैं तो कहती हूँ कमला, तेरे पोता पोती सुंदर होंगे, अभी भी वक्त है। जरूरी है क्या कि बच्चा बहू पर ही जाए? मेरे सुमित पर भी तो जा सकता है। देख कमला, तेरी इतनी उम्र हो गई है, बाल बच्चे और उनकी भी दादी नानी बन चुकी है अब तो तू। लेकिन तुझे तो पता है कि बच्चा 9 महीने माँ के पेट में ही रहता है, फिर ज्यादातर चांस होता है कि बच्चा अपनी माँ पे ही जाए। अरे मेरा पोता पोती काला हो या गोरा, मुझे दोनों चलेगा। तू मुझे मत सिखा, समझी ना? मेरा काम तो था तुझे बताना, बाकी मैं चलती हूँ। पैसे के लालच में तो तूने अपने वंश ही खराब करने का फैसला ले लिया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। इतना कहकर रजनी तो कमला के घर से चली जाती है। लेकिन इधर कमला, जो रजनी के सामने तो अपने दुख जाहिर नहीं कर रही थी, वो रजनी के जाने के बाद गहरी सोच में डूब जाती है। तो ये रजनी आग लगाने वाली और चुगलखोर एक नंबर की, लेकिन बात एकदम पते की कर गई है। अगर छोटी बहू को काला बच्चा हुआ तो न सिर्फ मोहल्ले वाले मुझे कोसेंगे, बल्कि रिश्तेदारों का फौज भी आकर मुझे कोसने लगेंगे और मेरे दिल में बर्फ की सिल्ली पड़ जाएगी। कमला अपनी बहू चंदा के कमरे में पहुंचती है और चंदा को सोते हुए देखकर उसके पास आकर कहती है, अरे देखो तो, थोड़े से पैसे के लालच में मैं भी कोयले की खदान को घर ले आई। कहाँ मेरा दूध सा गोरा बेटा और ये कहाँ कल्लो माई। कमला ये बोलकर कमरे से चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जैसे ही चंदा रसोई में जाती है, कमला उसे केसर का दूध देते हुए कहती है, ले बहू पी ले। भले मैं दुनिया के सामने जितना खुश रहूं, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे काले पोता पोती हो और तेरे बाप की तरह मुझे भी मोटा दहेज देकर उनकी शादी करवानी पड़े। तभी रसोई में कमला का बेटा सुमित आकर अपनी माँ को ताने देते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा था, पैसे के चक्कर में कुछ भी मत उठा लो। अब आपको काले बच्चे का डर सता रहा है ना। चलो चंदा, मेरा लंच पैक कर दो, आज मुझे जल्दी निकलना है। तू चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा मालिक नहीं है। तो तू जो भी बोलेगा ना, सोच समझ कर बोला कर। अरे माँ, मैंने कब आपके खिलाफ जाने की कोशिश की? अगर मुझे आपके खिलाफ जाना ही होता तो मैं अपनी पड़ोसन हेमा के साथ भागकर शादी ना कर लेता। कम से कम वो सांवली तो थी, इसकी तरह काली तो नहीं थी। अरे जी, बीवी हूँ मैं आपकी और आपकी बहू हूँ मैं माँ जी। क्या आप दोनों मेरे खिलाफ मेरे ही सामने बातें करने लगे हैं? चंदा को अपनी सास की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भी बेचारी क्या कर सकती थी। वो जैसी थी वैसे ही रहने वाली थी, वो खुद को बदल तो नहीं सकती थी। अब ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज देर शाम चंदा के पेट में तेज दर्द होता है और अगले ही पल कमला दादी बन चुकी थी। ये बच्चा काला था, जिसे देखकर कमला कहती है, इतने दूध केसर के बाद भी इसका काला बच्चा हुआ है। सुमित दवा लेने गया है, ये बेहोश है। इससे पहले कि कोई यहाँ आए, इस बच्चे को बदल देती हूँ। थोड़ी देर बाद सब लोग चंदा के बच्चे को देखने आते हैं और गोरा बच्चा देखकर उसकी तारीफ करते हैं। रजनी को भी सुमित से भी गोरा उसका बेटा देखकर हैरानी हो रही थी। ऐसे ही समय बीतता है। सभी घर में आए नन्हे मेहमान से खुश थे। अब 5 साल बीत जाते हैं। कमला जानती थी कि वो पोता उसका सगा खून नहीं था, पर उसकी सुंदरता देखकर वो उस पर खूब प्यार लुटाती। एक रोज सुबह के समय अचानक ही चंदा को फिर से उल्टियां होती है। आय हाय, एक तो वैसे ही देश की इतनी गरीबी है, कहीं ये फिर से माँ तो नहीं बनने वाली।
अब इसके बच्चे बदलने कहाँ जाऊंगी। कमला अब सुमित और चंदा के कमरे में जाती है और चंदा से कहती है। क्यों बहू, बड़ी उल्टियाँ हो रही है? रात को कुछ गलत खा लिया था क्या, या कुछ और ही मामला है? चंदा शर्माकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। अब वक्त के साथ चंदा की दूसरी बार मां बनने की खबर पूरे मोहल्ले में फैलती है और रजनी को इस बारे में पता चलता है तो रजनी फिर कमला को परेशान करने पहुंचती है। अरे कमला, बधाई हो, तू फिर से एक बार दादी बनने जा रही है। वैसे इस बार क्या उम्मीद लगाए हुए है? बच्चा किस पर जाएगा, सुमित पर या फिर चंदा पर? जब मेरी बहू का पहला बच्चा गोरा हुआ है तो दूसरा बच्चा भी गोरा ही होगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुझे मेरी काली बहू के बच्चे की इतनी चिंता क्यों होती है। वैसे भी बच्चे जैसे भी हो, मुझे उन्हें रखना है। मैं पैदा होते ही उन्हें तेरे घर तो नहीं भेज दूंगी ना। चल, अभी इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अब ये तो समय ही बताएगा कि तेरी बहू के बच्चे गोरे होते हैं या काले। ऐसे ही समय बीत रहा था और इधर कमला की चिंता बढ़ रही थी और उसे इस बार भी बच्चे चुराने पड़ेंगे, ये सोचकर कमला परेशान थी। कुछ ही दिनों बाद कमला को एक और बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहू जुड़वा बच्चे पैदा करने वाली है, तो वो चिंता में आ जाती है। कुछ दिनों के बाद कमला की चिंता तिगनी तब हो जाती है जब उसकी बहू की डिलीवरी घर पर होती है और वो 2 जुड़वा पोतियों को देखती है जो कि दोनों की दोनों काली थी। कमला अपनी बहू से कहती है, सत्यानाश हो, एक साथ 2 लड़कियां को जन्म दिया है और दोनों ही काली। अरे अब कैसे इन्हें मोहल्ले वालों को दिखाऊं, सब थू थू करेंगे। माँ जी, ये दोनों जैसी भी हैं, है तो मेरी बेटी ही ना। आप इनको ऐसे नहीं बोल सकती हैं। हाँ ठीक है, रख कलेजे से लगाकर अपनी बेटियां, लेकिन ये दोनों काली है, ये मोहल्ले में बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कमला ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ दिन बाद में वो रजनी से बोल देती है कि उसे 2 गोरी जुड़वा पोतियां हुई है। वहीं कुछ दिन बाद वो अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन रखती है, लेकिन उससे पहले वो अपनी दोनों काली पोतियों को सफेद पाउडर का लेप लगा रही थी। तभी वहाँ चंदा आती है तो वो अपनी सास को ये सब करते देखकर कहती है, आप ठीक तो है? ये क्या कर रही हो मेरे बच्चों के साथ में? इन दोनों को गोरा करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सब लोगों को बोला है कि मेरी काली बहू के 3 गोरे बच्चे हैं, पोता तो गोरा ही हुआ है। अब इन दोनों पोतियों को भी तो गोरा करना पड़ेगा ना। पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, कान खोलकर सुन। किसी को भी इन्हें हाथ मत लगाने दियो, वरना सच बाहर आ जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद फंक्शन स्टार्ट होता है। सभी लोग बच्चों को देखने आते हैं और सफेद गोरी बच्चों को देखकर सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन तभी रजनी किसी बहाने से बच्चियों को हाथ में उठा लेती है और बच्ची के शरीर पर लगा पाउडर उसके हाथों पर लग जाता है और वो कहती है, गोरापन मेरे हाथ पर छूट रहा है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तूने अपनी दोनों पोतियों को गोरा करने के लिए ये पाउडर रंग दिया है? रजनी ये बात आग की तरह पूरी पार्टी में फैला देती है और चंदा रोते हुए कहती है, अरे तो क्या हो गया, मेरी बच्चियां काली हैं तो भगवान ने 2 ही तो रंग दिए हैं, गोरा और काला। अगर हम ही ऐसे भेदभाव करते रहेंगे तो हमारी सोच कैसे बदलेगी? मैंने सारी जिंदगी सबसे यही सुना है कि मैं काली हूँ। लोगों ने मुझे तरह तरह के ताने दिए हैं, लेकिन ये ताने अपने दोनों बच्चियों को नहीं सुनने दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गोरी हो या काली, ये मेरी बच्चियां हैं और मेरी ही रहेंगी। चंदा की बात को सुनकर वहाँ आए सभी मेहमानों का सर शर्म से झुक जाता है और कमला को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद कमला अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है और चंदा को ये भी बता देती है कि उसने उसकी बेटी को गायब किया था। अब कमला चंदा को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसके असली बच्चे का पता लगवाती है और चंदा के बेटे को ले आती है और जिसे वो अपना पोता समझकर पाल रहे थे, उस बच्चे को उसके असली माँ बाप के पास छोड़ आते हैं। चंदा कभी अपनी सास कमला को माफ नहीं कर पाती और अपने पति और बच्चों को लेकर अलग हो जाती है। इस तरह कमला अपनी गोरी बहू के गोरे बच्चों के चक्कर में अपना परिवार खो बैठती है। आरती एक मशहूर डॉक्टर थी। इसी के साथ कई लोगों का तो ये भी मानना था
कि उसे खुद भगवान ने भेजा है सबकी मदद और सबका इलाज करने के लिए। एक दिन उसके पास सुमित का एक्सीडेंट केस आता है, जिसके बाद सुमित जैसे ही आरती की आंखों में देखता है तो पागल सा हो जाता है और उससे प्यार कर बैठता है। तभी आरती बोलती है, अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, आपका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? जी मैं वो बाइक चला रहा था ना, तो फिसल के गिर गया और चोट लग गई। मैं आपकी सिटिंग कर देती हूँ, हर 2 दिन बाद पट्टी बदलवाते रहना। जी डॉक्टर। जिसके बाद सुमित दवाई लेकर और अपनी चोट की सिटिंग करवा कर चला जाता है। लेकिन आरती की यादें और ख्याल उसे सोने ही नहीं देते। वो करवट बदलते हुए उसे याद करने लगता है। क्या आंखें हैं, क्या गाल है, क्या चाल है, क्या ढाल है, हाय हाय वो तो पूरी कमाल है। हाय लगता है मेरे दिल का एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद कुछ ही दिनों में सुमित फिर से आरती के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर आरती कहती है, अरे आप फिर यहाँ? आपको तो मैंने डेट दी थी ना आने की, फिर आप यहाँ कैसे? जी वो मुझे लगा ना मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए मैं आपको दिखाने आ गया। आप सुमित के ये कहते ही आरती मुस्कुराते हुए सुमित को एक इंजेक्शन ठोक देती है और बोलती है, लीजिए, मैंने आपको अब जो इंजेक्शन लगाया है ना, उससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अब सुमित करहाते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और खुद से कहता है, अरे मार डाला रे, अब समझ में आया प्यार में इतनी तकलीफ क्यों होती है इंसानों को। जिसके बाद सुमित घर आता है और आरती की यादों में खोकर सोचने लगता है। देख सुमित, ऐसे तो चलेगा नहीं, अगर उसके पास जाना है, कुछ दिन रुकना है, तो कुछ बड़ा होना चाहिए। तभी सुमित के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो खुद से कहता है, आइडिया, हाँ ऐसा ही करता हूँ। इतना बोलकर सुमित अब बाहर की तरफ चला जाता है और जानबूझकर एक कार से टकराने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो डर के पीछे हो जाता है कि कहीं उसे ज्यादा चोट भी ना लग जाए। अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। इतना सोचकर जैसे ही सुमित घर जाने लगता है, उसकी टक्कर सचमुच एक गाड़ी से हो जाती है। जिसके बाद उसका सच में एक्सीडेंट हो चुका था और उसके शरीर की कई हड्डियां भी टूट चुकी थी। और सुमित की किस्मत तो देखिए, उसे उसी हॉस्पिटल में ही भर्ती कराया जाता है जहां पर आरती डॉक्टर थी। आरती सुमित को देखकर बोलती है, अरे सुमित जी, आप फिर आ गए। मैं तो कहती हूँ बीपी के साथ साथ अपनी कुंडली भी चेक करवा लीजिए। इतना कहकर आरती मुस्कुराते हुए चली जाती है और सुमित को हॉस्पिटल में एडमिट भी कर लिया जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके बेड पर बगल में ही सुमित के बचपन का दोस्त गोपी लेटा था, जिसे देखकर सुमित बोलता है, अबे गोपू मेरे भाई, इतने सालों बाद। अबे तू यहाँ कैसे? अरे मेरी छोड़, तू बता। मत पूछ यार, दिल का मामला है। ओहो, दिल का मामला है? हाँ भाई, होता है, ऐसा हो जाता है। वैसे क्या हुआ है तुझे? हार्ट अटैक आया या दिल में छेद है? अरे बस भाई, दिल का मामला मतलब यहाँ की वो डॉक्टर है ना आरती, बस दिल आ गया है यार उस पर। सुमित जैसे ही ये सुनता है तो गोपी पर चिल्लाकर बोलता है, अबे वो गोभी के फूल, क्या बोले जा रहा है तू? एक बात याद रखियो, आरती बस मेरी है, किसी और की हुई ना तो लाश बिछा दूंगा। एक सुमित, तू जूनियर है और मैं यहाँ उसके लिए 3 बार टूट फूट करा चुका हूँ। मैं उसे भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और वो मुझे भुला दे ये मैं होने नहीं दूंगा। दोनों ऑलमोस्ट आपस में लड़ने भिड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ आरती का आना होता है। हेलो गोपी, हेलो सुमित, कैसी हो तुम दोनों? फीलिंग वेल? आप दोनों की रिपोर्ट शाम तक आएगी। अगर आप दोनों में इम्प्रूवमेंट हुई तो आई होप सो 2 दिन में आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ये बात सुनकर सुमित बोलता है, ऐसे कैसे डॉक्टर, मैं तो आज ही आया हूँ। ये गोपी पहले का है, इसको भेज दो। शायद इसको भेजना होगा आपको, गलत फहमी हुई होगी। मुझे क्यों भेजोगे? अच्छा जी, मेरे ज्यादा लगी है तो कायदे से मेरा यहाँ रुकना बनता है और तेरा जाना। दोनों ही कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद उनको ऐसे लड़ता देखकर आरती कहती है, अरे ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने पहली बार ऐसा मरीज देखा है जो हॉस्पिटल रुकने के लिए लड़ रहा है। अब आरती वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुमित और गोपी एक दूसरे को कुछ देर तक पागल कुत्ते की तरह घूर कर देखते हैं, जैसे कि खा ही जाएंगे। और सुमित गोपी को धमकाते हुए कहता है, भाई मैंने तुझे बचपन में 100 रुपए दिए थे, कभी मांगा तुझसे? मांगा क्या? नहीं ना। देखा मेरा दिल कितना बड़ा है, तू भी अपना दिल बड़ा कर भाई। आरती को भूल जा और मेरी शादी हो जाने दे उससे। अगर मेरी शादी उससे हो गई ना तो मैं कुंवारा नहीं रहूंगा। भाई प्लीज भूल जाओ उसे। भाई अब तो 30 का होने को आया हूँ, हो जाने देना। भाई तूने मुझे 100 रुपए दिए थे, लेकिन मैंने भी तुझे ट्यूशन की सुनीता का नंबर दिया था। अब तुम मेरा नंबर लगने दे। दोनों लड़ रहे थे कि नर्स आकर दोनों को फिर से सुई लगाकर चली जाती है।
और गोपी दर्द में आ जाता है। अरे मार डाला रे, मर गया। ये नर्स कितनी गंदी सुई लगाती है यार, जान ही निकाल दी। अगर तेरी भाभी यहाँ ना होती तो मैं तो कब का मर ही जाता तड़पते तड़पते। अबे ओ, भाभी बनेगी तेरी, मेरी तो बीवी बनेगी। हाँ हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी बीवी। अगर तुझे हॉस्पिटल इतना ही पसंद आ रहा है ना, तो मैं मेरी आरती से शादी के बाद तुझे इस हॉस्पिटल की मेंबरशिप दिलवा दूंगा। 1-2 दिन तो ऐसे ही गुजरते हैं। आरती अपनी दोनों बीमारों से मिलने आने लगती है और उनका इलाज भी करती है, और बेचारी नर्स अपना फर्ज निभाकर बार बार दोनों को सुइयां भी लगाकर जाती, जिसके बाद दोनों मरीज उसे गालियां देते और वो गालियां भी खाती। एक दिन आरती आकर सुमित की तरफ मुंह करके उसे प्यार से बोलती है। मुबारक हो सुमित जी, अब आप बिल्कुल ठीक हो। मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवा देती हूँ। ये बात जैसे ही गोपी सुनता है, एक्साइटेड होकर सुमित से बोलता है। हाँ यार, बहुत याद आएगी तेरी, अच्छा समय बीता साथ में। जिसके बाद आरती इस बात का जवाब देते हुए कहती है, अरे आप क्यों इतने एक्साइटेड हो रहे हो? आज आप भी डिस्चार्ज हो रहे हो। इतना कहकर आरती चली जाती है, जिसके बाद गोपी और सुमित का मुंह लटक जाता है। थोड़ी देर के बाद शाम को सुमित और गोपी अपने वार्ड से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सामने से एक पुलिस वाला आकर आरती को गले लग रहा है, और आरती बोलती है, जान आ गया, एक काम करिए, आप गाड़ी निकालिए, मैं अभी आई। आरती के इतना कहने पर वो पुलिस वाला बाहर चला जाता है। जिसके बाद सुमित और गोपी आरती को रोकते हैं और गोपी कहता है, आरती जी, ये कौन थे? आपके भैया? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हो आप? भैया नहीं, सैया है, ये मेरे हस्बैंड है। वो बच्चों को ट्यूशन से लेकर आए थे तो मुझे भी लेने आ गए। पर आप लगती तो बिल्कुल नहीं थी, न सिंदूर लगाती थी न मंगलसूत्र, वो सब क्यों? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ी सी ओपन माइंडेड हूँ, इसीलिए ये सब नहीं करती हूँ। चलिए बाय, आई एम गेटिंग लेट। भाई ये क्या हो गया? मेरा तो दिल टूट गया। अबे भाई, अबे हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, इतनी बार अपने हाथ पांव तोड़े, अबे क्या निकला? ये तो पहले से शादीशुदा है। अबे कैसी जिंदगी जी रहे हम। अब एक लड़की से प्यार हुआ था, सोचा था मिल जाएगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, कितना कुछ सोचा था मैंने, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हमारा दिल टूट गया। हम बर्बाद हो गए मेरे भाई, हम बर्बाद हो गए। लेकिन मैं कह देता हूँ भाई, आज के बाद मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। अब आरती चली जाती है और सुमित और गोपी बस एक दूसरे का मुंह ही ताकते रह जाते हैं कि वो एक ही अनार के ऐसे दो बीमार थे, जो अनार ऑलरेडी किसी और माली का था। कविता एक अनपढ़ औरत थी, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे राजेश की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। अपने बेटे राजेश को बहुत पढ़ाया लिखाया था। राजेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। राजेश के ऑफिस में एक नैना नाम की लड़की भी काम करती थी। राजेश नैना को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई थी उससे कुछ बोलने की। ऐसे ही एक दिन राजेश ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि सभी लोग मिठाई खा रहे होते हैं। तभी वो अपने दोस्त समीर के पास जाता है और बोलता है, क्या बात है भाई, आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? क्यों हलचल मची हुई है इतनी? हाँ भाई, आज ऑफिस में ना बहुत खास दिन है। इतने दिनों से ना तू जिसे पसंद करता है ना, आज उसका बर्थडे है। कहीं तुम नैना की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ भाई, आज उसका जन्मदिन है। उसी ने सबको मिठाई खिलाई है, ले तू भी खा। कैसी बात कर रहा है भाई, उसका जन्मदिन है? अभी मिठाई नहीं खाऊंगा, पहले उससे मिल तो लूं। राजेश इतना कहकर नैना के केबिन में जाता है और उसे जन्मदिन की बधाई देता है। इसके बाद नैना राजीव से बोलती है, सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा, आज तुझे मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। लेकिन आज मैंने माँ के साथ डिनर करने को बोला है, क्योंकि मैं रोज हमेशा ऑफिस से लेट आता हूँ, तो माँ के साथ डिनर कभी नहीं कर पाया। तो आज माँ को टाइम देना है, इसलिए आज तुम्हें सॉरी। कैसे इंसान हो तुम, बर्थडे गर्ल को ही मना कर रहे हो। तुम अपनी माँ के साथ खाना कल भी खा सकते हो, लेकिन मेरा बर्थडे तो आज है ना, तो प्लीज ना चलो मेरे साथ डिनर पर। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। ठीक है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम मेरे साथ डिनर पर चल रहे हो, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर बाद राजेश अपने केबिन में चला जाता है और अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। इवनिंग में ऑफिस ऑफ होने के बाद राजेश और नैना एक साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां राजेश से पहले ही नैना राजेश से अपने दिल की बात बोल देती है। आज तुम्हें डिनर पर अपने साथ लाने के पीछे मेरा एक मकसद है। मैं आज तुमसे ये कहना चाहती हूँ। कहना तो मैं भी तुमसे कुछ चाहता हूँ, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है,
इसलिए पहले तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ अपने आगे की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं तुमसे कब से कहना चाहता था, मैं तुम्हें पहली नजर से पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता था कहीं मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मना ना कर दो, इसलिए मैंने आज तक कुछ नहीं कहा। इसका मतलब अब तुम्हारी और मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझसे शादी कर सकते हो ना? मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैं शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पहले माँ से पूछना पड़ेगा। अगर वो हाँ करेंगी तो करूंगा, ना करेंगी तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। इसका मतलब अगर तुम्हारी माँ ने मना कर दिया तो तुम मुझे भुला दोगे? हाँ, अगर मेरी माँ ने मना किया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। राजेश की बात सुनकर नैना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन राजेश का अपनी माँ के प्रति प्यार देखकर वो उसे कुछ नहीं बोलती। अगले दिन राजेश नैना को लेकर अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद कविता बोलती है, बेटा, मेरी कितनी ही जिंदगी है जो मैं तेरी खुशियों के बीच आऊंगी। मैंने तुझे इस काबिल बना ही दिया है कि तू अपनी जिंदगी का सही फैसला खुद ले सके। इसका मतलब आपको मेरी और उसकी शादी से कोई एतराज नहीं है? नहीं बेटा, मुझे तेरी और नैना की शादी से कोई आपत्ति नहीं है। जिसमें तेरी खुशी है उसमें मेरी खुशी है। कविता की बात सुनकर नैना तो बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से राजेश अपनी माँ से प्यार करता है उसे लगा था कि कविता बहुत ही घमंडी औरत होगी, लेकिन उसका सरल स्वभाव देखकर अपने आप को बड़ी खुशी होती है और वो घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं तो राजेश की माँ को देखकर हैरान ही रह गई। उन्होंने तो एक पल नहीं लगाया शादी के लिए हाँ करने में। वो तो बहुत अच्छी हैं। मुझे तो लगा था कि वो अपने बेटे को अपना गुलाम बनाकर रखती हैं, लेकिन वहाँ का नजारा तो कुछ और ही था। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो तुम दोनों सास बहू में अच्छी जम जाएगी, वरना तेरे गुस्से स्वभाव को लेकर मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं तेरी सास से कैसे निभेगी। माँ, मुझे लगता है कि आप मेरे कहने का कुछ गलत मतलब निकाल रही हैं। मैं अपनी सास की अच्छाई देखकर इसीलिए नहीं खुश हूँ कि मैं उनके साथ अपना रिश्ता बहुत ही प्यार से निभाना चाहती हूँ, बल्कि मैं इसीलिए खुश हूँ कि अब मैं राजेश के साथ साथ अपने सास को भी अपना गुलाम बनाकर रख सकती हूँ। और देखना, कुछ टाइम में राजेश अपनी माँ से नहीं बल्कि मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। बेटी, तेरी सास तो बहुत अच्छी है, लेकिन तू उतनी ही बुरी है जो शादी से पहले ही अपने ससुराल को तोड़ने की योजना बना रही है। अब तो भगवान ही जाने कि घर जाकर क्या होगा। माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे अच्छा समझता है और कौन बुरा। मेरा तो बस काम बनना चाहिए कि चाहे वह बुरी बन के हो या चाहे अच्छी बन के। नैना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी की बुरी नीयत को देखकर सुमन को बहुत दुख होता है। दिन यूं ही बीतते हैं और बीतते समय के साथ नैना और राजेश की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना कोई मौका नहीं छोड़ती अपनी सास की अच्छाई का फायदा उठाने में, फिर चाहे वो घर के कामों को लेकर हो या झूठ बोलकर कहीं बाहर जाने को लेकर हो या फिर अपने पति के कान भरने को लेकर। एक दिन नैना की माँ उसकी फ्रेंड की शादी का कार्ड लेकर उसके घर आती है और देखती है कि कविता घर में पोछा लगा रही होती है। समधन जी, आप घर का पोछा क्यों लगा रही है? आपकी बहू नैना कहाँ है? समधन जी, वो कहीं बाहर गई थी, बेचारी थक गई होगी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही लगा लूं। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। जी बिल्कुल बैठूंगी, लेकिन आप ऐसे काम कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप इतना मत सोचिए, ये तो मेरा रोज का काम है। बहू आज आई है, मैं तो ये काम बरसों से करती आ रही हूँ। अगर बहू के आने के बाद भी कुछ दिन कर लूंगी तो छोटी नहीं हो जाऊंगी। नैना की सास कितनी अच्छी है और नैना कितनी बुरी है। मुझे उससे बात करनी ही होगी। किसी की अच्छाई का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्या हुआ समधन जी, आप किस सोच में पड़ गई हो? समधन जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपनी बेटी से उसके कमरे में जाकर मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल जाइए ना, इसमें पूछने की बात क्या है। वैसे भी मैं भी काम कर रही हूँ, आपके साथ बैठ नहीं पाऊंगी, तो इससे अच्छा है कि आप अपनी बेटी से ही मिल आइए। सुमन अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है और देखती है कि वो आराम से बेड पर लेटी फोन पर बातें कर रही होती है। तभी सुमन उसका फोन छीनकर काट देती है और उसे बहुत बुरा भला सुनाती है, जिस पर नैना गुस्से में बोलती है, क्या है माँ, अब फिर से मुझे सुनाने के लिए आ गई? मैं तुझे सुनाने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए आई हूँ कि बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तूने जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली, और जरूर कविता बहन ने बहुत बुरे कर्म किए होंगे जो उन्हें तुझ जैसी बहू मिली। अच्छा, तो इसका मतलब बुढ़िया ने आपको सारा सच बता दिया कि उसके बेटे की शादी होने के बाद भी सारे घर का काम वो करती है और उसकी बहू आराम फरमाती है।
उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने तो तेरी तारीफ की है। अच्छा, तो उन्होंने जो आपसे मेरी शिकायत करी कि घर में होते हुए भी मैंने घर का कोई काम नहीं किया और मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, ये सब उन्होंने मेरी तारीफ में बोला है क्या? बेटी, इसीलिए कहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के सामने नहीं टिक सकती। तूने अपने मुंह से ही सच बता दिया। उन्होंने तो मुझे ये बोला कि तू घर में नहीं थी, इसीलिए वो काम कर रही है। बेटी, अपनी अनपढ़ सास की इतनी भी बुराई मत कर, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और तेरी सास की जगह कोई पढ़ी लिखी होती ना, तो तेरे को अच्छे से सबक सिखा देती, बल्कि तुझे यहाँ से रवाना ही कर देती। ये बात सुनकर नैना को अपनी सास के साथ किए गए गलत व्यवहार को लेकर बहुत पछतावा होता है और उस दिन के बाद से नैना अपनी माँ से वादा भी करती है कि वो खुद में सुधार लाएगी और अपनी सास के साथ प्यार से रहने लगती है। अशोक की माँ जानकी ने कुछ ही महीने पहले अशोक की शादी गांव की लड़की से की थी, जो अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब अशोक अपनी पत्नी से दूर दूर रहा करता। एक रोज हॉल में बैठी जानकी अपनी बहू भावना को देखकर उससे पूछती है, अरे बहू, क्या बात है, इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? लल्ला ने कुछ कहा है क्या तुझे? माँ जी, वो कुछ कहते ही तो नहीं है। उन्होंने तो शादी वाले दिन से मुझसे बात तक नहीं की है। लेकिन ऐसा क्यों? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? आने दे उस नास पीटे को, मैं पूछती हूँ। अब देर शाम, अब जब अशोक अपने ऑफिस से घर लौटकर आता है तो जानकी अपने बेटे अशोक से कहती है, अरे आ गया लल्ला तू, क्या बात है, मुंह क्यों लटका है तेरा? अरे कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। वैसे आपने खाने में क्या बनाया आज? अरे बहू से पूछ ले, उसने ही बनाया है जो भी बनाया है। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है। हाँ, अगर आप खाना बनाओ तो जल्दी बना देना। अशोक रुक, ये क्या बात हुई कि खाना नहीं खाएगा? और तेरे और बहू के बीच में ये सब क्या चल रहा है जो मुझे नहीं पता? माँ, आप जानती है, मैंने आपको ये कहा था कि ये शादी मेरी पसंद की नहीं हो रही है और आप इसके आगे की जिंदगी के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। बेटा, इससे तेरी शादी हुई है, ये तेरी पत्नी है, तू इसे ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकता है? माँ, ये आपका ही किया धरा है, तो आपके साथ इसे भी ये सब भुगतना पड़ेगा। इतना बोलकर अशोक अपने कमरे में चला जाता है और जानकी अपनी बेबस खड़ी बहू को देखती रह जाती है। अब अगली सुबह अशोक ऑफिस पहुंचता है। तभी उदास अशोक को देखकर उसका दोस्त मोहित अशोक से कहता है, और बता, क्या हाल है तेरे? आजकल थोड़ा उदास सा रहने लगा है, घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सब ठीक है। मुझे काम करने दे, तू जा यहाँ से, अपना काम कर। यार, अपने दोस्त से क्या छुपाना, शायद मैं तेरी कोई मदद कर पाऊँ। अच्छा, तो तू करेगा मेरी मदद? तो सुन, मुझे ना मेरी गांव वाली पत्नी पसंद नहीं है, तो क्या तू मेरे साथ सुहागरात मनाएगा? ये तो कैसी बातें कर रहा है, पागल है क्या? यार, ऐसे उदास रहने से क्या होगा? मैं तेरी एक मदद तो कर सकता हूँ, वो ये है कि तू बिना बीवी के ही सुहागरात बना सकता है। दिमाग तो ठीक है ना तेरा? बिना बीवी के क्या मैं रशियन ले आऊं? एकदम राइट, बीवी नहीं तो रशियन ही सही। और फिर क्या, तू रशियन लाके देगा? अरे तू टेंशन छोड़ दे, अब बस तू रशियन के ख्वाब देख। अब देर शाम तो अशोक घर आ जाता है, लेकिन अगले ही दिन जब वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है एक सुंदर सी लड़की अशोक के बॉस के कैबिन में खड़ी है। ये तो इंडियन नहीं लगती, ये बाहर से आई हुई रशियन लगती है। हैं? क्या बोला मैंने? रशियन? सच में ये तो रशियन है। दोस्त हो तो ऐसा, वरना काटने के लिए तो बहुत दोस्त मिलते हैं। यार सच में तू देवता है, तू महापुरुष है, तू तो भगवान है यार। सच में तेरे जैसे दोस्त को ना मैं अपना दिल तो क्या, अपनी किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, अब मैं तो अपना ना बस सब कुछ दे दूंगा यार। तूने जीत लिया है मेरा भाई, तू जीत चुका है यार। अरे लेकिन हुआ क्या, बता तो। मैंने तेरे लिए ऐसा भी क्या कर दिया जो तू इतना पागल हुआ जा रहा है? यार शर्म आ रही है मुझे बताने में, तू खुद समझ जाना यार। चुप करके बता दे, मुझे और भी काम है। वो जो रशियन तू मेरे लिए लाया ना, वो बहुत ही प्यारी है, लेकिन तू कितनी देर के लिए लाया है? मैं क्या ऑफिस की छुट्टी ले लो? बोल के आता हूँ अभी छुट्टी के लिए। शांत शांत, तुझे किसने कहा कि उस विदेशी रशियन को तेरे लिए बुलाया था? अबे कल ही तो तूने कहा था ना कि ये वो। अब ज्यादा मत बोल भाई, देख कितनी देर के लिए आई है ये बता ना। अबे चुप हो जा, नहीं तो अभी कैबिन से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। वो रशियन ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि यहाँ काम करना ही है, बतौर ट्रांसलेटर। चलता हूँ, मुझे मेरे बॉस का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो सर, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? रुक, अब देख अभी कैसे तेरी उससे दोस्ती करवाता हूँ। यार तुझे तो मैंने क्या कुछ नहीं समझा, अबे तू तो देव मानुस निकला भाई। चल मैं ना इंतजार करता हूँ और थोड़ा ना इम्प्रेशन भी जमाता हूँ।
अब करीब 15 दिन बाद अशोक और उसके ऑफिस में आई रशियन डायना की बातचीत होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये दोनों को भी पता नहीं चलता। एक रोज डायना अशोक से कहती है, अब तुम्हारी मम्मी से मीट करना चाहती है, तो क्या तुम हमको अपना मम्मी से मिलवाएगा? या श्योर, लेकिन आज शादी के बाद। अब अशोक जल्द ही अपनी मीठी मीठी बातों में डायना को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अशोक उसे घर ले आता है। बहू क्या कर रही है? खुद का काम बढ़ाने में लगी है क्या? क्या इशारे कर रही है बहू तू? माँ देखो, मैं किसे लाया हूँ घर। जानकी, ये देख रही है तेरे बेटे की बीवी के होते हुए भी ये दूसरी औरत उठा लाया, वो भी विदेशी। राम राम, ये सब क्या है अशोक? तूने दूसरी शादी कर ली? मैंने पहली शादी मानी ही कब थी जो आप कह रही हो कि मैंने दूसरी शादी की है? अरे यही तो मेरी पहली पत्नी है, डायना जी। अशोक एक रशियन को शादी करके लाया है, इसके सारे मोहल्ले में खबर हो जाती है और हर कोई जानकी और उसके बेटे को हीन निगाहों से देखने लगते हैं। और इधर भावना इस बात से अंदर ही अंदर घुट रही होती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक रोज विमला जानकी के घर आती है। लोग तेरे और अशोक के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? अरे ये तो मुझे भी जानना था, लेकिन कांता कह रही थी एशियन को कितने में लाया? वो एशियन नहीं, रशियन कह रही होगी। ये लोग गलत धंधा करते हैं, बस तू इतना समझ जा, जिसकी वजह से लोग तेरे घर के लोगों को इतनी हीन निगाहों से देखे जा रहे हैं। मैं किसे समझाऊं, तू बताना। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा नास पीटा और नालायक निकलेगा। मैं तुझे और तेरी बहू का दुख समझ सकती हूँ, लेकिन अब तू कर भी क्या सकती है? अपनी बहू भावना को उसके घर भेज दे। अब डायना भी यहाँ रहकर अशोक को समझ चुकी थी कि वो कैसा इंसान है। उसकी बीवी सुंदर नहीं थी, इसलिए उसने डायना से शादी की और वो उससे बात तक नहीं करता था। ये सब देखकर डायना खुद से कहती है, लगता है हमको यहाँ से गोइंग हो जाना चाहिए। देखो बेटा, मुझे नहीं पता कि तू मेरी बात समझ भी पा रही है या नहीं, कुछ तेरे अल्ले पल्ले पड़ रहा है या नहीं, लेकिन ये सब तुम गलत कर रही हो। मेरे बेटे की गलती है, उतनी ही तुम्हारी भी है। या आई नो मम्मी। अब ये सब बातें हो ही रही होती हैं, तभी जानकी के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वो जानकी की विदेशी बहू डायना को यहाँ से जाने के नारे लगा रहे होते हैं। जानकी जी, आपने बहुत इज्जत कमाई है, लेकिन आपके बेटे ने जो किया वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। आप इस औरत को यहाँ से निकालिए। जी हाँ, अभी इसे यहाँ से जाना होगा। ये अगर यहाँ से नहीं गई तो हमें मजबूरन इसे यहाँ से निकालना होगा। अरे बहनों, देखिए मैं अपने बेटे की गलती के लिए माफी मांगती हूँ। ये बातें चली रही होती है, तभी एक पत्थर जो अशोक को किसी ने भीड़ में मारा था, उसे भावना अपने ऊपर ले लेती है और उसे चोट आ जाती है। ये देख अशोक को भी लगता है कि जो उसने किया वो वाकई सही नहीं था। भावना, तुम ठीक तो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? रुक जाइए आप लोग, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप लोग इनके फैमिली को चोट मत पहुँचाइएगा। इतना बोलकर सबसे विदा लेकर डायना भी चली जाती है और ये सब देखकर अशोक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भावना की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भावना मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे बेटा, देर से आए दुरुस्त आए। वैसे भी तू तेरे बाप की तरह आलसी है, तू समझ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे ये डायन भी अच्छी है। माँ वो डायन नहीं, डायना है, डायना। हाँ हाँ वही डायन डायन। इस तरह बदनामी के बाद ही सही अशोक को थोड़ी अकल आती है। जो उसने किया कि वो सही नहीं था। संजना अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। दिल्ली का हाल आजकल देखने लायक था। पूरा का पूरा शहर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी था। टीवी, फोन सब पर ये न्यूज़ सुनकर संजना की माँ कुंती बहुत डरी हुई थी। संजना रसोई में नाश्ता बना रही होती है, तभी उसकी माँ कुंती का फोन आता है। संजना बेटी, मैंने अभी न्यूज़ देखी, तुम्हारे शहर का तो बहुत ही बुरा हाल है। पूरा शहर बाढ़ के पानी में बह रहा है। हाँ माँ, बच्चों की भी 2 दिन से छुट्टी है, इनको भी ऑफिस जाने में बहुत परेशानी हो रही है। आजकल तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बाढ़ के पानी में डूब रही हैं, तो सोचिए बाइक वालों का क्या हाल होगा। हाँ बेटी, ये सब देखकर और सुनकर बहुत डर सा लग रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है, भगवान का कौन सा कहर बरसने वाला है सब पर। हाँ माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही।
ये सब देखकर तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं भी। कोई बात नहीं, तू बच्चों और दामाद जी का ख्याल रख। उन्हें कहीं बाजार मत जाने दे। जब तक बाहर के हालात ठीक नहीं होते हैं, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ माँ ठीक है, लेकिन आप भी परेशान मत होना, मैं सब देख लूंगी। संजना इतना कहकर कॉल काट देती है और अपने रसोई के काम में लग जाती है। कुछ देर बाद वो नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा रही होती है। तभी उसका पति अजय तैयार होकर नीचे आता है। कहाँ जनाब कहाँ? इतना बन ठन कर आपकी सवारी कहाँ जा रही है? बाहर के हालातों के बारे में आपको अलग से बताऊं? आपको उसके बारे में नहीं पता क्या? हाँ हाँ पता है, बाहर बाढ़ आई हुई है। अरे पूरा शहर स्विमिंग पूल बना हुआ है। आपको मजाक लग रहा है ये सब? देखिए घर में बैठिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि अपने ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कमाऊंगा नहीं तो तुम लोगों के खर्चे कैसे उठाऊंगा? पूरी जिंदगी रुकने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए बोल रही हूँ, जब तक बाहर के हालात ठीक नहीं होते हैं। बेबी मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। जल्दी से नाश्ता दो, मैं करके निकलता हूँ ऑफिस के लिए। अरे मुझे लेट हो रहा है और कुछ काम है जरूरी। संजना के कई बार मना करने के बाद भी अजय उसकी एक नहीं सुनता और नाश्ता करके अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल जाता है। सड़क पर निकलते ही उसकी आंखें खुल जाती है। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। सारी दुकानें पानी में डूबी हुई थी। वो जैसे तैसे करके धीरे धीरे अपनी कार निकाल रहा था। हर जगह पानी भरे होने के कारण से उसकी गाड़ी का पहिया जाकर एक गड्ढे में फंस जाता है और उसकी कार पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अजय जोर से चिल्लाता है, बचाओ, अब बचाओ। अरे कोई है, मेरी मदद करो। अब प्लीज, अब मेरी कार अरे बाढ़ के पानी में डूब जाएगी। अरे कोई है, अरे प्लीज हेल्प मी। अजय की आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था जो आके उसकी मदद कर सके। तभी एक बुढ़िया अपने घर की खिड़की पर आती है और उसे बाढ़ के पानी में डूबी कार नजर आती है, जिसमें एक आदमी अपने गाड़ी के शीशे पर हाथ मार रहा होता है। तभी वो अपने आसपास वाले लोगों को इकट्ठा करके उसकी मदद के लिए लेकर जाती है। सभी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कार टस से मस नहीं होती। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अम्मा जी, ये कार पानी में पूरी तरह डूब गई है। अब इसको निकालना बहुत मुश्किल है। हमें माफ करो, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? कार में एक आदमी फंसा हुआ है। तुम लोग इस कार को बाढ़ के पानी से नहीं निकालोगे तो वो आदमी मर जाएगा। सारा पानी धीरे धीरे कार में जा रहा है। अम्मा जी, तो हम क्या करें? इस आदमी को बचाने के लिए अपनी जान दे दें क्या? हमें माफ करिए, जरा हमारी भी हालत देखिए। हमारे भी सीने तक पानी भरा हुआ है, हमें जाने दीजिए। नहीं नहीं रुको तुम लोग, इसकी मदद कर दो। मुसीबत के समय इंसान ही इंसान के काम आता है। हम जितनी मदद कर सकते थे हमने उतनी मदद कर दी है। वैसे भी ये कार बाढ़ के पानी में डूब गई है, बिल्कुल पूरी तरह से। जब हम कार नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस आदमी को कैसे निकालेंगे? चलिए आप भी क्यों किसी और के लिए अपना जीवन दान दे रही हैं? वहाँ खड़े सभी लोग इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बुढ़िया का दिल नहीं मानता। वो वहाँ खड़ी होकर अजय को कार से बाहर निकालने का जुगाड़ करने लगती है। तभी उसकी नजर पानी में तैर रहे एक लकड़ी के फट्टे पर जाती है, जिससे वो अंदाजे से कार के शीशे पर मारकर शीशा तोड़ देती है और अजय को कार से बाहर निकालकर अपने घर ले जाती है। बेटा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं अपने घर की खिड़की पर आ गई, वरना जैसे बाढ़ के पानी में तुम्हारी कार डूबी हुई है वैसे ही तुम भी डूब जाते। अम्मा जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आप नहीं होती तो ना जाने क्या होता आज मेरे साथ। मैंने तो बस इंसानियत का फर्ज निभाया है। तुम्हारी जान बचाकर मैंने अपने दिल का बोझ हल्का किया है जो मैं इतने सालों से ढो रही हूँ। अम्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। बात ये है कि बुढ़ी बहुत खुश थी। एक दिन तेज बारिश हुई, चारों तरफ पानी ही पानी था। तभी वो अपने बेटे को बुलाकर बोलती है, घर में बैठे बैठे परेशान हो रही हूँ, चलो कहीं घूम कर आते हैं। इस टाइम बारिश हुई है, बाहर का नजारा देखने लायक होगा। माँ, अभी बाहर जाना ठीक नहीं है, हम कभी और चल लेंगे। नहीं, हम तो अभी जाएंगे।
चल लेना बेटा, तू मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता। आज तूने दिखा दिया ना कि तू मुझसे प्यार नहीं करता है। लेकिन माँ सच में इस टाइम बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब पानी कम हो जाएगा तब हम बाहर चलेंगे। ठीक है, तू नहीं जाएगा ना मेरे साथ? कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी और आज के बाद तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। या तो अभी ले चल मुझे बाहर अपनी कार से। अपने बेटे के बहुत मना करने के बाद भी बुढ़िया उसकी कोई बात नहीं सुनती है, जिसके बाद उसका बेटा अपनी पूरी फैमिली को लेकर कार से बाहर निकल जाता है। बीच रास्ते में उसकी एक सहेली मिल जाती है और बुढ़िया कार से उतरकर उनसे दूर जाकर अपनी सहेली से बात करने लगती है। तभी अचानक से पानी का एक तेज भाव आता है और सड़क के किनारे होने के कारण उसके बेटे की कार बाढ़ के उस बहाव के चपेट में आ जाती है और अपनी एक छोटी सी जिद की वजह से वो एक ही पल में अपनी पूरी फैमिली खो देती है। इस तरह मैंने अपनी पूरी फैमिली को उस बाढ़ में खो दिया और आज जैसे तुम्हारी कार बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी, ऐसे ही मेरे बेटे की कार भी उस पानी में डूब गई। फर्क बस इतना है कि उस टाइम मैं अपने बेटे की जान नहीं बचा पाई थी, लेकिन तुम्हारी बचा ली। अम्मा जी, जो हो गया उसे तो मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन अगर आपको लाइफ में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा, अपना बेटा समझकर। हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं। लेकिन एक बात तो बताओ, अब तुम घर कैसे जाओगे? तुम्हारी कार तो बाढ़ के पानी में डूब गई। अम्मा जी, कार बाढ़ के पानी में डूब गई है, लेकिन मेरे पैर तो सलामत हैं। अरे मैं जैसे तैसे चला जाऊंगा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अजय इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँचता है और देखता है कि उसकी पड़ोसन कमला उसके घर बैठी चाय पी रही होती है। ये क्या बेटा, तू पूरा भीगा हुआ क्यों है? पानी में तैर कर आया है क्या अपने ऑफिस से? तेरी कार कहाँ गई? नहीं आंटी जी, गए तो ये कार से ही थे, पता नहीं कैसे भीग गए। अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है। मुझे पहले सांस लेने दीजिए, सब बताता हूँ। आज तो मुझे भगवान ने बचा लिया, बस इतना समझ लो। ऐसा क्या हो गया? पहेलियाँ क्यों बुझा रहा है तू? सही सही बता। अरे मेरी कार बाढ़ के पानी में डूब गई। मेरी इतनी सालों की मेहनत बाढ़ के पानी में बह गई। ये कैसे? पूरी बात बता। कमला के पूछने पर अजय उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर सबका दिल दहल जाता है। आप पक्का ठीक है ना? जो हुआ उसे भूल जाइए, हम फिर से नई कार ले लेंगे। अपना दिल छोटा मत करिए। बहू ये तो ठीक है, बस इसकी कार का स्वर्गवास हो गया। बेचारी अभी कुछ पिछले साल ही तो आई थी। जाने भी दीजिए आंटी जी, क्यों जले पर नमक छिड़क रही हैं आप? जब तेरी कार नई आई थी तो तूने मुझे नहीं बैठाया था, इसलिए तेरी कार बाढ़ में बह गई। ये कार लेने से अच्छा तू एक नाव खरीद लेता, कम से कम डूबती तो नहीं और ना ही तुझे डूबने देती, सस्ता और टिकाऊ रहता। कमला की बात सुनकर अजय और संजना हंसने लगते हैं। कमला के हंसमुख स्वभाव के कारण कुछ देर के लिए दोनों अपनी कार को खोने का दुख भूल जाते हैं। साथ ही इतनी बड़ी अनहोनी होने से बचने के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं।